तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर में आपस में प्रोडक्ट कैसे होते हैं, थोड़ा सा मैं वेक्टर के बारे में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है और इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। उससे पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं उसको आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मदद से सिखाऊंगा। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डॉट प्रोडक्ट वर्क में, वर्क वाले चैप्टर में, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। और इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप चाहे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ले लें या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लें या फिर आप वर्क का फॉर्मूला ले लें, तो इन सब में स्केलर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा, डॉट प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो उसी को देखते हुए मैं डॉट प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूँगा। मैं थोड़े एग्जांपल्स लूँगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, जिनसे आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियरेंस आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एम नाम की एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं ये फोर्स लग रहा है कुछ 3 न्यूटन का। 3 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है जिसका नाम है एम। और जब इस पे फोर्स लगाया गया दोस्तों, तो इसने आगे की तरफ को देखिए, फोर्स का डायरेक्शन देखिए और डिस्प्लेस कैसे कर रहा है उसका डायरेक्शन देखिए। मान लेते हैं डिस्प्लेस करा इसने 1 मीटर का। तो हम अपनी छोटी प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे, वर्क फाइंड आउट करना होता था तो हम सिंपली करते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। 3 न्यूटन को 1 मीटर से इंटू करेंगे तो फिर हमारा आंसर 3 आएगा और न्यूटन मीटर लिख देंगे। न्यूटन मीटर को वैसे जूल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क का आंसर आ जाता था, जो बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड फॉर्मूला था, यानी कि ये सिर्फ लिमिटेड कंडीशंस में ही यूज़ हो सकता है। मान लेते हैं कि जब ये फोर्स लगाया गया दोस्तों, जब ये फोर्स लगाया गया तो इसने कुछ इस एंगल में डिस्प्लेस किया। मान लेते हैं ये एक यहाँ पर कोई एलिवेशन है, कोई पहाड़ जैसे रास्ता है जहाँ पर हमने ऐसे फोर्स लगाया तो इस बॉडी ने ऐसे डिस्प्लेस किया। तो जब हम इन दोनों डायरेक्शन को एक साथ लाएंगे, दोनों वेक्टर को एक साथ लाएंगे, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है और ये हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर लग जाता है एक कॉन्सेप्ट जो होता है थीटा का। तो अब यहाँ पर आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर फोर्स पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट में यूज़ नहीं हो रहा है। फोर्स का कंपोनेंट यूज़ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट यूज़ हो रहा है फोर्स में। आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। यानी कि फोर्स का जो कंपोनेंट है वो एस की डायरेक्शन में यूज़ होगा, उसको कहेंगे हम फोर्स का कंपोनेंट। और सिर्फ वही पार्ट जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी पार्ट कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर रहा है। तो इसको समझने के लिए ज़रा देखते हैं। तो मैंने उस डायग्राम को वापस से रीड्रॉ कर लिया है। इस बार मैंने जो एस का डायरेक्शन है उसको मैंने 180 डिग्री एज्यूम करके तब फोर्स को बनाया है। ये ऐसी वही डायग्राम है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। बस यहाँ पर मैंने जो ये है इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया। ये आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, चाहे ऐसे देखें तो ऐसे ही दिखेगा। तो आप जिसका कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं उसका डायरेक्शन टेढ़ा रखिए और जिसका कंपोनेंट बनाना नहीं चाहते हैं उसको एकदम 180 डिग्री पर रख दीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, इसका कंपोनेंट करना है, जिसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया है। यानी कि इसे थीटा की तरफ को ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा। ये अब इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आके निकल चुका है जिसका नाम है एफ कॉस थीटा। और इसका एक दूसरा कंपोनेंट बनेगा जो थीटा के दूसरी तरफ को बनेगा, तो वो बन जाएगा दोस्तों एफ साइन थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बन चुके हैं, यानी कि हमने इस फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का वो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है जो उसके डायरेक्शन में है। जो पार्ट उसके डायरेक्शन के बिल्कुल 90 डिग्री पर है उसका इम्पैक्ट उस पर जीरो होगा, यानी कि फोर्स का इतना पार्ट वेस्ट चला गया।
हमने जो फोर्स लगाई थी ऑब्जेक्ट पर उसका इतना पार्ट वेस्ट चला गया और सिर्फ इतना ही पार्ट ने डिस्प्लेसमेंट करी है। तो अब आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमें क्या करना था दोस्तों, हमें वर्क डन निकालना था इन दोनों वैल्यू से। तो इन दोनों वैल्यू को हम देखते हैं क्या है, एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है फोर्स का कंपोनेंट। अब दोस्तों फोर्स का कंपोनेंट है तो ये भी फोर्स ही होगा, और ये फोर्स चूंकि पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अब हम इसको वर्क के फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो अब वर्क का जो फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों वो होगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस। तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है फोर्स का, नहीं वर्क का, इस कंडीशन के लिए। ये जो कंडीशन हमने बनाई थी कि फोर्स लगा इस तरह से और डिस्प्लेसमेंट शो हुई इस तरह से, तो इस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला बन चुका है। थीटा यहाँ पर जब आप इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से जोड़ोगे तो जो एंगल बनेगा वो होगा वो होगा थीटा, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन चुका है। अब दोस्तों मैं आपको ये डॉट प्रोडक्ट में क्यों पढ़ा रहा हूँ ये अभी आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों वापस से आते हैं उस टॉपिक पर, डॉट प्रोडक्ट पर। तो अगर कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनका कोई डायरेक्शन होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, वो आपको पहले से पता है। तो कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसको वो किसके इक्वल होगा, वो इस इक्वेशन के इक्वल होगा। यानी कि x का मैग्नीट्यूड, y का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। थीटा होगा इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब हम कुछ केसेस लेते हैं जिनसे हमको थोड़ा और क्लियरेंस आएगा। तो दोस्तों थीटा को अगर हम चेंज करें तो हमारे तीन कंडीशन बनते हैं। एक होता है जब थीटा जीरो होगा, जीरो होगा यानी कि दोनों वेक्टर क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है। और दूसरा कंडीशन बनता है दोस्तों जब थीटा 180 डिग्री होगा, यानी कि एक वेक्टर एक डायरेक्शन में होगा तो दूसरा वेक्टर ठीक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तीसरा जो कंडीशन बनता है दोस्तों वो होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक वेक्टर 90 पूरा स्ट्रेट, दूसरा भी पूरा स्ट्रेट, और दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होगा। एक होगा नॉर्थ में तो दूसरा ईस्ट में, ईस्ट में होगा तो साउथ में, साउथ में होगा तो वेस्ट में, इस तरह से। तो इस तरह से तीन कंडीशन बनते हैं दोस्तों। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्क डन को प्रीवियस क्लासेस में हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्यों लिख देते थे सीधा। ऐसा इसलिए होता था दोस्तों क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमें जो वर्क डन पढ़ाया जाता था वो सेम डायरेक्शन के वेक्टर के लिए पढ़ाया जाता था। यानी कि जब फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एस हो रहा है। या फिर हमें पढ़ाया जाता था कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके ठीक अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स नेगेटिव आ जाती थी, ये हमें पता है। तो हम सिर्फ यही दो केस पढ़ते थे, और इस वजह से हमें कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि ऐसा भी फॉर्मूला निकलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ये क्या होता है भाई, तो ये इस साल हमें क्लियर होता है 11th क्लास में। तो हम देखते हैं कंडीशन दोस्तों, जब थीटा लग जाता है 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री लग जाता है तो फॉर्मूला ऐसा कैसे बनता है। हमने पढ़ा दोस्तों कि एफ डॉट एस को हम क्या लिख सकते हैं, एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री कितना होता है दोस्तों, कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो अब यहाँ पर 1 लगा देंगे तो 1 इंटू होगा तो वैल्यू तो सेम आएगी, तो इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा बनता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और वही हमने यहाँ पर लिखा है। यही हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते थे। इसके बाद थीटा जब 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों तो कॉस थीटा की जगह लग जाएगा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री पता है हमें दोस्तों होता है -1, और -1 में माइनस लग जाएगा इन दोनों के आगे और कॉस की वैल्यू हट जाएगी। तो -f लिखते थे हम पिछली क्लासेस में, याद कीजिए। हम लिखते थे ये हो जाता था -f इंटू एस, ऐसे हम फॉर्मूले को लिख देते थे, यानी कि वर्क डन तब माइनस में आता था। उसके बाद तीसरी क्वांटिटी होती है दोस्तों थीटा जब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 कितना होता है दोस्तों, 0। तो यहाँ पर वर्क डन 0 आ जाता है, यानी कि फोर्स लगाना ही वर्क डन नहीं होता है किसी बॉडी पर।
अगर उस बॉडी पर एंगल 90 डिग्री हो जाए तब वो जो है वर्क डन की वैल्यू पूरी तरह जीरो हो जाती है। तो दोस्तों अब हमें पूरी तरह से बात क्लियर हो चुकी है कि वर्क डन किसी भी बॉडी पर जीरो कब होगा। पहले तो या तो हम उस पर बिल्कुल फोर्स ही ना लगाएं कि हमने उसको बिल्कुल छोड़ दिया एज इट इज़, तो वो डिस्प्लेस ही नहीं करेगा। तो फोर्स जीरो हो गया तो डेफिनेटली एस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स जीरो है तो एस तो डेफिनेटली जीरो हो ही जाएगा। तो इस तरह से वर्क डन जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने फोर्स भी लगाई, मान लीजिए आपने किसी दीवार को धक्का दिया तो उस पर आपने बहुत सारा फोर्स लगाया, लेकिन फिर भी उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही रहती है, तो ऐसे में भी वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फोर्स लगा दिया तो क्या कहते हैं उसने डिस्प्लेस नहीं करा तो तब भी वर्क डन किया, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद तीसरी चीज़, या तो थीटा 90 डिग्री हो जाए, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो थीटा 90 डिग्री हो जाए मतलब डिस्प्लेस भी करे, आपने फोर्स भी लगाया, लेकिन उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो आपका जो पूरा का पूरा फोर्स है वो वेस्ट चला गया, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। तो इस तरह से आपका तब भी वर्क डन जीरो आ जाएगा। आपके इस फोर्स का वर्क डन जीरो आएगा, वो डिस्प्लेस किसी और फोर्स से कर रहा है, इस फोर्स से नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वर्क डन और फोर्स की मदद से हमने डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ लिया। अब थोड़ा सा इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो वर्क डन का नहीं, डॉट प्रोडक्ट का हमने ये फॉर्मूला देख लिया है, एक्स डॉट वाई, यानी कि कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर के आगे ये नोटेशन लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों, ये नोटेशन लगाने की प्रैक्टिस रखिए। दो वेक्टर को जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होगा दोस्तों। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट जो है 11th में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है कि एक प्लेन में, एक प्लेन आपको गिवन है, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, या ऐसी कुछ कहते हैं, मैं आपको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो इस प्लेन में आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए इस प्लेन में आपको दो वेक्टर गिवन है, वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं। आपको फोर्स गिवन है ये, और आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है ये। अब इनको नोट कैसे करते हैं, प्लेन के अंदर इनको दिया जाता है आई, जे और के की फॉर्म में। आई होता है ये वाला डायरेक्शन, जे होता है ये वाला डायरेक्शन, और के होता है दोस्तों ये वाला डायरेक्शन। तो इन तीनों डायरेक्शन को मिक्स करके, ये है आगे की तरफ को, ये है ऊपर की तरफ को, और ये है इधर की तरफ को। तो इन तीनों डायरेक्शन को मिक्स करके इन वेक्टर्स की वैल्यू दी जाती है। यहाँ पर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया है, तो इनकी वैल्यू कुछ समथिंग हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। इस तरह से हमने इनका ले लिया है ये। वैसे ही s, तो s का हम ले लेते हैं 5i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 7k कैप। इस फॉर्म में आपको ये प्लेन में वेक्टर दिया जाएगा। वेक्टर की वैल्यू ऐसी आएगी, वैसी नहीं आएगी जैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे 4 3 2 -2, ऐसे नहीं दी जाएगी, ऐसी दी जाएगी। तो अब ऐसे में इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा वो देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है उसको फॉर्म में। तो f गिवन था 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, s गिवन था 5i कैप 6j कैप 7k कैप। तो अब जब इनको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि i की वैल्यूज़ को इंटू करके i को इंटू करेंगे आपस में, फिर j की वैल्यूज़ को इंटू करके j को आपस में करेंगे, और फिर k की वैल्यू को इंटू करके k को आपस में करेंगे। अब दोस्तों डॉट प्रोडक्ट में ये फ़ायदा हो जाता है। अब आई और आई देखिए क्या है, आई कैप, अब आई कैप ऐसा है तो दूसरा आई कैप भी ऐसी होगा, वो भी ऐसी ही होगा। तो अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों का थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई है तो हमारा वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ आई इंटू आई बचेगी। तो यहाँ पर आप चाहे आई डॉट आई लिखो या फिर आई इंटू आई लिखो, बात सेम होती है। अब आई की वैल्यू मैं आपको बता दूँ, आई जे और के ये होते हैं यूनिट वेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आते हैं।
तो इनकी वैल्यू 1 होती है। तो अब 1 इंटू 1 करोगे तो 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है। तो इनको हम यहाँ पर करते हैं इग्नोर। तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पर पूरी तरह से इंटू किया। सिंपली इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि आई की वैल्यूज़ को आपस में इंटू, जे की वैल्यूज़ को आपस में इंटू और के की वैल्यूज़ को आपस में इंटू करके जो वैल्यू आ जाती है उसको हम सम करके यहाँ पर लिख देते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में जो वैल्यू आई वो कैसी आई, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन तो आया ही नहीं। तो मैं ये आपको बता दूँ कि डॉट प्रोडक्ट में जो वैल्यू आती है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अब एफ डॉट एस क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है। तो वर्क डन क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क कैसे भी लग सकता है, ये डायरेक्शन फ्री होता है। तो इसी के साथ दोस्तों पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी इन वीडियोस के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।